सर अगर आपके मन में आता है कि सेक्स से आपको क्या याद आता है? अभी करंट सिनेरियो में तो हाँ। मेरे को सेक्स जो लगता है वो लगती है लाइफ। जैसे हमारे पास एक पेशेंट रहते हैं कि हम 5 साल से सो रहे हैं साथ में, बट हमारा बच्चा नहीं हो रहा। अब वो सो रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। सिर्फ सो रहे हैं। तो मेरा एक फ्रेंड था, ऐसा हुआ था कि लाइक उनका नया नया अभी रिलेशनशिप शुरू हुआ था एंड उनको उन्होंने स्टार्टिंग में कि वाइल्ड भाई एकदम जोश के साथ गर्ल बोल रही थोड़ा और वाइल्ड करते हैं, ठीक है, तो उसने चार्जर की तार फेंक के मारी। तो सर आप बताओ सर ऐसी कौन सी गलतियां लोग करते हैं? और मेरे हिसाब से कोई राइट और रॉन्ग नहीं होती। फर्स्ट, इंटरकोर्स कैन बी अ प्रीमैच्योर इजैकुलेटेड थिंग, हो सकती है। मैरिज हो भी गई है या आप रिलेशनशिप में भी हो, और अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपके एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, तो वो तो रिलेशनशिप वैसे भी नहीं चलती। 10-15 साल बड़े पार्टनर सेक्स कर रहा हूँ, मतलब बायोलॉजिकली भी सही है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी? अगर हम थोड़ा और पीछे चले जाएं, राजा महाराजाओं के टाइम पे चले जाएं, तो भी उनकी जो रानियाँ होती थी कुछ तो बहुत छोटी होती थी, सेक्स को लेकर इंडल्ज रहते हैं या सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, ईडी के शिकार बनते हैं। नो नट नवंबर कहते हैं हम कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। देखो सिंपल सी बात समझना, कभी भी परेशान मत हो अपनी सेक्स लाइफ को देखकर कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मजे में रहो। 70 में ऐसा क्या जोड़ें कि 17 बन जाए? अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आप अपने फर्स्ट सेक्स के बारे में जानना चाहते हो कि जब आप अपना पहला सेक्स करो या फिर आप आगे सेक्स करो तो कैसे लास्ट लॉन्ग रहना है, कैसे आपको बढ़िया होना है और अपना सेक्स कैसे अच्छी तरह एंजॉय करना है, तो ये वीडियो आपके बारे में है। क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके सेक्स के बारे में, आपकी डेली रूटीन के बारे में, और इसके साथ साथ हम इनफर्टिलिटी के बारे में भी जानेंगे। हम जानेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या आपकी जो टेस्टिस हैंग करने लगते हैं, हैवीनेस फील होती है, वो किस वजह से होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम टीनेज लाइफ में होते हैं तो हम मास्टरबेशन के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि भाई ये हमें कितना टाइम तक करनी चाहिए, या क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे किससे? द मैन, द मिथ, द बैक बेंचर, द हिमांशु धवन। जी हाँ, हमारे साथ हैं, और वो है एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट जो इनफर्टिलिटी यानी कि मेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर हिमांशु धवन जी से और जानते हैं आपकी सेक्स लाइफ के बारे में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आप आते हो तो कंटेंट और आ जाता है हमारे पास। कंटेंट तो वही है, बस बताने के तरीकों में फर्क है। सर आज ना मैं चाहता हूँ, हमारी पूरी ऑडियंस चाहती है कि आप उनके लिए बात करो। आप बताओ कि सर अगर कोई बंदा है जो मतलब जो अभी अभी होनी है ना कि लाइक प्यूबर्टी अभी हिट करी है और जानना चाहता है अपनी बॉडी के बारे में, सेक्स के बारे में, या फिर कैसे किया जाए, या फिर उनका कभी कभी क्या होता है ना सर, फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी का भी अच्छा नहीं रहता है ना? हाँ देखो, फर्स्ट एक्सपीरियंस इसलिए भी नहीं अच्छा रहता क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस में हम उस स्टेज पे होते ही नहीं है। वो उस स्टेज का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं 2 तरीके से, आज सेक्स मिलेगा, वाह ठीक है, और एक आज सेक्स करना पड़ेगा, फ़र्क आ जाता है ना। तो ये दोनों का मेंटल लेवल पे है। अगर मेरे को अच्छा लग रहा है सेक्स को लेकर और मैं उसके लिए कभी कुछ पैनिक नहीं हो रहा, मेरे को डर नहीं लग रहा, मेरे को सब कुछ रिलैक्सिंग लग रहा है कि मैं सेक्स करूँगा, मैं रिलैक्स होऊंगा, मजा आएगा। मज़ा आएगा। और अगर मैं ऐसे सोच के अगर मैं प्लान कर रहा हूँ तो दैट मीन्स कि वो सेक्स अच्छा जाएगा। और अगर मैं ये प्लान करके चल रहा हूँ कि भैया कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो प्रेशर लेना, वो कैसे कर पाऊँगा, वो इवन मेरा इरेक्टाइल होगा या नहीं होगा, सामने वाली सेटिस्फाई होगा नहीं होगा, अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस अपने साथ खुद लेके से जा रहा पूछूंगा। हूँ और ऐसे क्वेश्चंस मैं साथ लेके जा रहा हूँ इंटरकोर्स के टाइप पे, तो वो मेरा सेक्स लाइफ को ख़राब करेगा। होगा। तो सर सब शुरू करने से पहले मैंने सारे सवाल एक तरफ, पहला सवाल या फिर पहली बात ये तरफ कि सर अगर आपके मन में आता है कि सेक्स या फिर कुछ भी बात करता है तो बोलते हैं यार सेक्स वर्ड शुरू होता है, तो सर सेक्स से आपको क्या याद आता है? अभी करंट सिनेरियो में तो हाँ। मेरे को सेक्स जो लगता है वो लगती है लाइफ, अच्छा, प्लेजर विद लाइफ, लाइफ। ठीक है, क्योंकि न्यू बॉर्न जितने भी होते हैं वो आफ्टर सेक्स ही होते हैं, ठीक है, और प्लेजर देता है, रिलैक्सिंग करता है, ये आज के सिनेरियो। बट जब मैं छोटा था, हाँ एकदम, जब मैं बचपन में था, टेस्टोस्टेरोन फूट फूट कर आ रहे थे। जब हम टीन एज में होते हैं, तब सेक्स का फील एक ही चीज़ होती है, सिर्फ और सिर्फ फील, टच, ठीक है, प्लेजर और ऑर्गेज़म फील करने की वो पार, ये सारी चीज़ें आती थी।
कि भैया फील करते हैं, टच करते हैं, देन खुद उसके को। बाद सेटिस्फेक्शन एक लेवल नेक्स्ट होता है। और उस ज़माने में तो सभी के साथ, क्या मेरे साथ, क्या सभी के साथ ऐसा होता था कि आईज बंद करो तो भैया हम सोच भी वैसे सकते थे कि भैया जिसको इमेजिन करना चाहो उसको इमेजिन कर और सकते हो। डोपामिन भी रिलीज होता है कि अरे वाह यार। वो एक रिलैक्सिंग मोमेंट है ना, उस मोमेंट पे जब हम टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा है तो उससे हमारे सारे हार्मोन चीज़ें अलग तरीके से परफॉर्म कर रही होती है। और उस टाइम स्टडीज़ होती थी, ठीक है, पढ़ाई के वक्त होते था। अब उस टाइम पे ये एक नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर हम पढ़ भी रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे ही ख्याल आ गया तो हमारा सारा का सारा सिनेरियो फोकस ही बदल जाता था उस साइड की तरफ कि यार आज तो सेक्स। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ टीनेजर को कि अगर कुछ ऐसा आता है तो कंट्रोल योर फील एट दैट मोमेंट, वो उसके पीछे, क्योंकि अगर आप ऐसे बार बार फील करते रहोगे तो आप मास्टरबेशन के एडिक्शन में फंस जाओगे, जिसमें आपको लगेगा कि दिन में 2 बार ही नॉर्मल मास्टरबेशन है, हफ्ते में 7 बार ही मास्टरबेशन, इट्स नॉर्मल। तो अगर आप मास्टरबेट करते भी हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ही करना है। तो मतलब उससे ज्यादा एक्सेस हो जाता है एकदम प्रॉपर। एक्सेस हो जाती है, क्योंकि देखो ये मोमेंट ऐसे होते हैं जब हर कोई बच्चा मास्टरबेट करता ही करता है। टीन एज में जैसे वो 16-17 की एज में जाएगा वो मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर देता है। वो नहीं करता तो उसके आसपास सराउंडिंग जो है उसको सिखा देती है, बता देती है। उसके दोस्त यार वगैरह यार बोलेगा यार तूने किया ही नहीं, हाँ, अबे ये कैसे, ये तो हो ही कैसा नहीं मर्द है सकता। तू। तो वो कुछ निकलता भी है तेरा। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमरस पॉइंट होते हैं जहाँ पर दोस्ती यारी उनको ये बता देती है बोल बोल के कि भैया ये भी कोई चीज़ होती है। और जिनके दोस्त नहीं होते उनके लिए तो अलग चीज़ है। एक स्टोरी लाया हूँ मैं उसके लिए। तो जी सर बताइए। जिनके ऐसे दोस्त नहीं होते उनकी दुनिया वीरान होती है। तो बेसिकली सेक्स किया कैसे जाता है और सेक्स होता क्या है, तो वो कुछ सीधे बच्चे हमको अपनी क्लासेस में मिल जाते हैं। वैसे तो आज की डेट में कोई सीधा नहीं है, बट फिर भी कोई ऐसा पहले के टाइम पे, पहले के टाइम में नहीं, अभी भी कोई ऐसा कोई सीधा मिल जाए। उनको पता ही नहीं है कि बच्चा कैसे होता। तो जब बच्चे का नहीं पता तो वो क्या कहते हैं, एक जैसे हमारे पास एक पेशेंट रहते हैं कि हम 5 साल से सो रहे हैं साथ में बट हमारा बच्चा नहीं हो रहा। अब वो सो रहे हैं, सिर्फ सो रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, तो बच्चा होगा कैसे। तो बेसिकली ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर दोस्ती यारी भी ना हो ना हमारी लाइफ में तो हमें ये भी तरीका ना पता चले कि बच्चे करने कैसे हैं। तो इसलिए दोस्ती यारी इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर पेरेंट्स दोस्त नहीं बन पाते हैं वहाँ पर दोस्त ही बता देता है भाई देख ऐसे होता है, ये चीज़ होती है, ऐसा होता है। बातों बातों में, 4 कन्वर्सेशन में, ज़रूरी नहीं है कि आपकी इच्छा हो पूछने की, कन्वर्सेशन में ही पता चल जाता है। सर और क्योंकि ना हम क्या है कि जो हमारे हमने पेरेंट्स से हम एक टैबू समझते हैं कि भाई ये वाली बात तो हम क्या ही करेंगे, और दोस्त यार हमें इजीली बता देते हैं। नहीं, एक्चुअली टैबू उनके लिए नहीं है, वो एक्चुअली आपको रिस्ट्रिक्शन में इसलिए डालते हैं कि अगर वो आपको जल्दी जल्दी इस बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो आपकी जो एडल्टहुड है वो थोड़ा अर्ली आएगा। तो आपकी जो एडल्टहुड है, अब जैसे मान के चलो आज, पहले के ज़माने में क्या होता था, 12-13 साल में एक लड़की एक टीनेज में या उसमें आती थी, या लड़का भी ऐसे ही आता था, 12-13 या 14 साल में वो अपना एंटर होता है, या 11-12 साल में होता था। अगर मैं उनको अर्ली पॉर्न दिखाऊं या अर्ली एडल्टहुड की बातें करूं तो उनकी प्यूबर्टी जो एज होती है वो थोड़ी पीछे की तरफ आ जाती है। तो वो 9 साल में, 10 साल में बच्चा इस तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से अपने चाइल्डहुड को खोते हुए वो एडल्टहुड में एंटर होना चालू हो जाता है। टीनेज में आकर उसके हार्मोन्स जल्दी तेज़ी से बढ़ने चालू कर देते हैं। अच्छा। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से गलत भी, वो इसलिए गलत है क्योंकि आप अपने चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर रहे। आपने एकदम से अपने हार्मोन्स को इतना एक्टिव कर लिया कि वो उस एक्टिव करने की वजह से आप उस चीज़, उस पीरियड को एंजॉय करने लग गए हो, जिसकी वजह से मेरे को ये भी लगता है कि आप जितना एडल्टहुड को पीछे या आगे की तरफ ले जाओ उतनी आपकी लाइफ एज बढ़ जाएगी या आपकी एक नॉर्मल एज बढ़ जाएगी। और जितना आप उसको अर्ली कर लोगे उतनी आपकी एजिंग जल्दी आ जाएगी। आपकी ग्रोथ हार्मोन्स जितने होते हैं वो रुक जाते हैं, आपकी हाइट रुक जाती है, आप ओवरवेट जल्दी हो जाते हो। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आनी नॉर्मल सी बात है अगर आप अर्ली एडल्टहुड की तरफ एंटर हो जाते हो। तो ये मेल फीमेल दोनों के साथ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर पेरेंट्स उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या उनको नहीं बता रहे तो उनको बस इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। ओके। और एक कब सही एज जाती है? देखो सिंपल तरीका बताता हूँ
एज के लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे हम नॉर्मल हैं कि हम 15-14 साल में हम टीन एज में होते हैं, ठीक है। 16-17 साल के बाद हमारे पास पूरा एडल्टहुडनेस आ जाती है, तो उसके बाद हम एक एडल्ट में आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल एज होती है मेल में। अब इस बीच में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अपना ग्रोथ हार्मोन्स हमारे होते हैं जो हमें हाइट बढ़ा रहे हैं, हमारे मेंटल लेवल को अच्छा रख रहे हैं, हम उसको और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, हमारी बोन्स बिल्ड हो रही है, हमारी हर चीज़ उस टाइम में ग्रोइंग एज होती है। तो जब हम अगर हम एडल्टहुड में जल्दी आएंगे तो हमारी हाइट छोटी रह सकती है, ठीक है, हमारी दाढ़ी जल्दी आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली हम अर्ली एजेस में कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चा को बताना ज़रूरी है, तो उसको इन्फॉर्मेशन पास करना ज़रूरी है। अगर वो कॉन्डम के बारे में पूछ भी रहा है बच्चा तो उसको बताओ, इट्स अ प्रोटेक्शन, ठीक है। ये इंटरकोर्स के टाइम या सेक्स के वक्त ये बताने की अभी इतनी जल्दी ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो जब आप सेक्स का वर्ड यूज़ करोगे या इंटरकोर्स का वर्ड यूज़ करोगे तो वो आपको उसके बारे में भी पूछेगा, क्योंकि क्यूरियस है बच्चा, उसको सब कुछ जानना है। तो वहाँ पर आप सीधा बोलो प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन होती है, तेरी एज आएगी तो तेरे को बताऊंगा क्या किस इस्तेमाल में आता है, पर अभी के लिए अभी के लिए प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर आप उसको बोलोगे कि ये ऐसा है ये वैसा है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे उसको पता चल जाएगा थ्रू अपने उसके, और आपने कुछ उसको आधी इन्फॉर्मेशन भी दे दी तो वो भी वो राइट टाइम पे राइट गाइडेंस थोड़ी सी तो मिल रही है, आपको पता है ना कि भैया उसको थोड़ा सा बता दिया हमने, इट्स अ प्रोटेक्शन, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में नॉर्मल है, टीवीज़ पे कमर्शियल आते हैं कॉन्डम्स के, और पिल्स के भी आते हैं, नॉर्मल है कि वो बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में बताया जाता है, तो उनके बारे में बताना है। आप उनको इंटरकोर्स सेक्स वर्ड की जगह आप इन्वॉल्व ना करते हुए उसको बोलो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स है। उनको ये भी नहीं पता होता कि ये बर्थ कंट्रोल आई पिल किस लिए ऐड आ रही है, नहीं पता, बट 5 साल का बच्चा पूछ सकता है आपसे कि आई पिल क्या है, बाबा भाई क्या है, क्या है, ये क्या है। डाइपर की आती है तो डाइपर पता है क्या पहन रहा है, ठीक है। सैनिटरी पैड्स की आती है तो मम्मा नहीं बताती है। तो वहाँ पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पास करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको पता है तो वो सही भी रहेंगे, पता भी होगा। अब नॉर्मल है कि आज की डेट में हम देखते हैं कि 5 या 6 साल में बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे फीमेल बड़ी हो जाती है तो उनके पीरियड्स एज़ कम्पेयर टू जल्दी हो जाते हैं। पीरियड्स आना इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, बट क्या होता है स्कूल में हर एक कभी ना कभी ये इंसिडेंट जरूर आता है, कोई ना कोई लड़की हमेशा परेशान मिलेगी जब उसको स्टेनिंग हो जाती है, ठीक है। तो स्टेनिंग पे हंसना या दाग दिखाना दैट्स अ रॉन्ग पार्ट, ये भी बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक पेरेंटहुड पे आती है जो अपने बच्चों को पास करे कि भैया ये चीज़ गलत है, एक सही गाइडेंस दे, exactly. यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ किया जाता है, ये एडल्टहुड होने की निशानी है, इससे एडल्टहुड फीमेल जब होती है तो वो एडल्टहुड में आती है, या अगर कोई ऐसा कुछ आपको मिलता है तो वो उस पर आपने हंसना नहीं है, ये एक बताने वाली बात है। ये बच्चों के पास जाएगी बात तो वो क्या पता इस बारे में सोचेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या आधे से ज़्यादा ब्रेन वो जो बनाता है बच्चा वो अपने पेरेंट्स को ही देख कर बनाता है कि उनका क्या रिएक्शन आ रहा है, वो क्या समझा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सर ये सारी की सारी बातें हम करेंगे, ठीक है, बट हम आपके टीनेज पर आ जाते हैं, क्योंकि हमने टीनेज की बात करी। कैसा था सर? सर मेरा नॉटी थे आप एकदम बढ़िया? अब यार ये तो मेरे घर वाले जानते हैं अच्छा, वो कहते तो यही थे कि नोटी हूँ, बोर्डिंग में डाल देंगे, वो बोर्डिंग में डाला भी उन्होंने मेरे को इवन। अच्छा, आप बोर्डिंग में पढ़े? बोर्डिंग में 1 साल पढ़ा, फिर उसके बाद उनको मेरी याद आ गई बेचारा वो। आ जाओ बेटा आ जाओ। टीनेज जो थी वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह थी, हमें भी वही था कि लड़की एंड वो सारी चीज़ें वैसी ही होती है जैसे नॉर्मल एक टीनेज में होती है, उसमें लाइफ वैसे ही चल रही होती है, हमारी स्टडीज़ होती है, स्टडीज़ पे फोकस थोड़ा कम हो रहा होता है, हम पैरेलल दुनिया की तरफ ज़्यादा चल रहे होते हैं, हमें भी ये समझ में आ रहा होता है लड़की ऐसी लड़की वैसी और ये सारी चीज़ें कि गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए या इन सारी चीज़ों में एंटर होना चाहिए। एक ये नॉर्मल सिनेरियो है, ये हर बच्चे के साथ आता है, ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ ही है, वो हर बच्चे के साथ आएगा कि गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, आज भी है, आज भी है, ठीक है। फिर रिजेक्शन के बारे में सोचना या उसको बारे में खत लिखे थे सर आपने अभी खून से? नहीं मेरे टाइम में आ गए थे फोन, अच्छा, खत लिखने की जरूरत नहीं थी। बट सर सबसे ऐसी चीज़ बताइए जो आप आज भी सोचते होंगे कि अरे यार ये मैंने क्यों करी, लाइक अपने टीनेज में कोई ऐसी देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि जहाँ पर हम बात करें कि ये क्यों करा। हाँ, देखो टीनेज में हम बेसिकली देखो
उस टाइम पे ना हम भी ऐसे होते हैं कि यही लड़की मिल जाए, हाँ, ठीक है, यही लड़की ये मिल- perfect ये है। परफेक्ट है, यही लड़की मिल जाए। फिर जब आप उनसे बातें करते हो एंड ऑल सारी, और ऐसा है नहीं कि किसी भी रिलेशनशिप में लड़ाई ना हो, सभी रिलेशनशिप में लड़ाई होती है, ठीक है। और रिलेशनशिप में लड़ाई होने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ भाई लड़ाई हुई तो चीज़ें ब्रेकअप तक कर लो या एक कुछ कर लो। और एक नॉर्मल सी चीज़ है, टीनेज के जो ब्रेकअप्स होते हैं वो बड़ी जल्दी पैचअप होते हैं, ठीक है। लड़की रोते हुए दिखेगी, चल ठीक है भाई साथ में पैटी खा लेंगे, ठीक है, या फिर हम कुछ भी जाकर कैंटीन में कुछ भी खा लेंगे, क्योंकि स्कूल के बाद हमारी दुनिया अलग अलग हो जाती है। कॉलेज के बाद एकदम कॉलेज के बाद बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है। बहुत सारे ऐसे भी कपल्स होते हैं जो स्कूल टाइम से चल रहे होते हैं, तो ऐसे बहुत रेयर होते हैं पर रेयर नहीं है, हैं बहुत सारे जो स्कूल टाइम की लव स्टोरी को कंटिन्यू रखे हुए। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती कि मेल फीमेल अगर कंपैटिबल फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से उसको लग रहा है कि भैया ठीक है लड़ाइयाँ होनी हैं और लड़ाइयों को सॉर्टेड कर देते हैं, तो चलती रहती है कहानी। और अगर नहीं होती है तो फिर ब्रेकअप्स होते हैं, ठीक है, फिर देन चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं। बट मैं एग्जैक्टली एक फिगर आउट चीज़ों को बोलूँगा कि अगर कोई भी बच्चा टीनेज में अगर गर्लफ्रेंड बना रहा है और वो प्लान कर रहा है कि भैया ये इंटरकोर्स वगैरह ये वो, तो मैं उनको यही गाइड करूँगा कि एक राइट एज पे करो। क्योंकि राइट एज पे इसलिए कहता हूँ कि जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो जाए इंटरकोर्स को रिलेटेड, जैसे STDs के बारे में या फिर प्रोटेक्शंस के बारे में, तब तक आप इंटरकोर्स में इंडल्ज भी ना हो। क्योंकि STD एक नॉर्मल चीज़ है, जैसे अभी एक पूरा का पूरा हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में एक पूरा कंपाउंड पूरा HIV पॉजिटिव मिला, पूरा का पूरा एक यूनिवर्सिटी में इतने सारे बच्चे HIV पॉजिटिव मिले, तो वो किस सोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि वो या सेक्स से हुए, ठीक है, इंटरकोर्स होने के बाद ही HIV पॉजिटिव इतनी सारी पॉपुलेशन में। तो मेरे हिसाब से आप किसी भी ऐसी जगह पे ना जाओ जिससे आपको आगे फ्यूचर में जाकर दिक्कत हो, या आपके साथ कोई ऐसी STDs लगे, जैसे हेपेटाइटिस बी है, वो भी इंटरकोर्स से फैलता है। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप रैंडमली कहीं पर भी कैसे भी इंटरकोर्स नहीं कर सकते। और ये चीज़ मेरे हिसाब से एक फीमेल के साइड से भी होनी चाहिए कि वो टिल अपनी एज से पहले इंटरकोर्स को ना टच करे या इंटरकोर्स के बारे में ना प्लान करे। पर सर आपको नहीं लगता कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं, सेक्स होना, मेकआउट होना, ठीक है, ये सब एक फ्लो के साथ है। लाइक आप प्लान नहीं करते हो कभी कभार, और वो क्योंकि सर फर्स्ट टाइम तो चलो ठीक है ये होगा ऐसे होगा, हम किसका सोचते नहीं हैं, देखो, बट मैं बताता हूँ, देखो टीन एज में हमेशा आप प्लान करते हो, टीन एज में आप प्लान ही कर रहे होते हो। आप स्टडीज़ कर रहे हो तो प्लान कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप स्कूल में हो तो प्लान कर रहे हो, ठीक है, कैसे हम ग्रुप स्टडी करेंगे, कैसे हम उसको बुलाएंगे, आप उस टाइम प्लानिंग ही कर रहे हो। अगर मैं बोलूँ कि आप प्लान नहीं कर रहे हो, टीनेज में ऐसा नहीं है। टीनेज में मूवमेंट्स का नहीं होता कुछ गेम, क्योंकि आपके पास बॉर्डर्स होते हैं, आपके पास बाउंड्रीज होती हैं, आपके पास पेरेंट का आप होल्डर, एक्सप्लोर करना चाहते हो। आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, बट आप राइट एज पे करो तो कोई इशू नहीं। अगर आप अर्ली एजेस पे करते हो तो इश्यूज जैसे STDs के बारे में नहीं पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप किसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो ये नहीं आपको पता है, और अगर आप इन्वॉल्व हो भी रहे हो तो क्या आप फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये भी इश्यूज है। और देखो अगर आज की डेट में अगर मैं वहाँ नॉर्मल एक नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो वहाँ पे बच्चे कितनी उम्र के होंगे, 20 साल के, 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के मैक्सिमम। इतनी सारी पॉपुलेटेड या इतने सारे लोग जो है वो HIV पॉजिटिव मिले। अब HIV पॉजिटिव इट्स अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो उसमें ही आता है। अगर उसमें आ रहा है तो बच्चे को इतना अवेयर तो होना चाहिए ना कि भैया मेरे को प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए थी, मेरे को ऐसा होना चाहिए था, मेरे को इतनी, जब तक उसको ये सारी चीज़ें मिल होती हैं तो चीज़ें नॉर्मल है। अब जैसे नॉर्मल है कि आप एडल्टहुड में हो या नहीं हो, और आप नॉर्मल किसी केमिस्ट में जाकर आप कॉन्डम नहीं ले सकते, नहीं मांग सकते, क्योंकि पता है कि केमिस्ट वाला भगा देगा या कुछ कर देगा या कुछ भी टोन मार देगा, कुछ बोल देगा। और वो भी तो होता है कि यार हम कैसे जाएं, डर भी होता है। तो हम आपने अपने घर से ज़्यादातर दूर की ही शॉप देखते हो। एग्जैक्टली कि हाँ मैं उसका तो मैं ये चाहता हूँ कि उस डर के मोमेंट को आप कायम रखो, और जैसे हम अपने एडल्टहुड में हैं तो आप वाइल्ड हो जाओ, कोई इशू नहीं, और कंसेंट के साथ। हाँ ऑब्वियसली वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही हमारी। तो सर जैसे हम आए, लाइक आपने बताया टीनेज के बारे में, तो सर ऐसी कौन सी आप मानते हो कि लोग गलतियां जो टीनेज होती हैं, लाइक जो फर्स्ट सेक्स करते हैं, वो ये गलतियां दोहराते हैं, या फिर वो गलतियां स्पेशली सबसे पहले जब पहली बार सेक्स करते हैं तो ये चीज़ें करते हैं? क्योंकि सर मैं आपको अपना मतलब, खैर मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट जो मेरा एक फ्रेंड था ऐसा हुआ था
कि लाइक उनका नया नया अभी रिलेशनशिप शुरू हुआ था, तो लाइक वो मेकआउट कर रहे थे एंड उनको स्टार्टिंग में कि वाइल्ड भाई एकदम जोश के साथ, तो उन्होंने बोला और मतलब लाइक थोड़ा और वाइल्ड, तो गर्ल बोल रही थोड़ा और वाइल्ड करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में बढ़ गया इतना ज़्यादा, तो उसने चार्जर की तार फेंक के मारी, ठीक है, कि जैसे ज़्यादा वो हो जाए। फिर उसके बाद में बोला भाई वो तो ब्रेकअप करके चली गई इस बात पे। तो सर आप बताओ सर ऐसी कौन सी गलतियाँ लोग करते हैं? और देखो ये कोई मूवमेंट्स, वैसा बोलो मूवमेंट्स है, ठीक है, और मूवमेंट्स जो होती हैं वो कभी गलती और मेरे हिसाब से कोई राइट और रॉन्ग नहीं होती। ओके, मूवमेंट्स होते हैं कि आपका इमोशन कैसा है और सामने वाले का इमोशन कैसा है। अब मान के चलो नॉर्मल सी बात है मेरा इमोशंस कुछ अलग तरीके से हो और आपका इमोशंस कुछ अलग तरीके से। आपका इंटरकोर्स का जो इमोशंस हो वो मे बी शायद बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो सकता है, ठीक है, आपको इंटरकोर्स करने से पहले वाइल्डनेस पसंद हो, ठीक है, फोरप्ले में वाइल्डनेस पसंद हो। किसी का ये हो सकता है, जैसे मेरा बड़ा काम हो सकता है, मैं बड़ा काम हो सूदिंग हो सकता है, एकदम से फास्ट क्विकली हमने कुछ नहीं करना, वी टेक्स टाइम, और वो वी मूवमेंट 2-4 बातें देन उसके बाद हो सकता है। तो इट्स अप टू अस कि हमें किस तरीके का चीज़ पसंद है। अगर जैसे आप नॉर्मल सी चीज़ देखो कि कुछ पॉन्स में अलग तरीके का दिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, आप उसको अपना एक आइडियली ऐसे ही आप सराउंडिंग चाहते हो, कॉपी करने के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप वैसा ही प्लान कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो दैट मीन्स कि आप सामने वाले को हर्ट करोगे कहीं ना कहीं पे, फॉर श्योर। तो वो वहाँ पर वो आपकी पूजा तो करेगी नहीं उस मोमेंट में, तो एक है बट पर सर आजकल मतलब लाइक दोनों पार्टनर का मन होता है लाइक कि हम ये चीज़ ट्राई करेंगे, अब देखो ये ट्राई वहाँ करेंगे। पर आपके दोनों पार्टनर का कंसेंट आ जाता है, एग्जैक्टली। अब एक चीज़ बताओ, आपके फ्रेंड ने वाइल्डनेस में कौन चार्जर मारता है भाई? ये तो मुझे ही पूछना पड़ेगा मतलब, ठीक है, मतलब चार्जर कौन मारता है भैया? सामने कुछ नहीं दिखा मार दो, ये तो गलत है ना। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेकअप करके गई तो अच्छी बात है कि उसको पता कि भैया इन फ्यूचर में कभी भी उठाकर मारेगा कुछ, गलत आदमी है भाई, कभी भी हाथ में कुछ मिलेगा मार देगा ये। तो एग्जैक्टली वाइल्डनेस इज नॉट अ लाइक कि वाइल्डनेस में क्या होना चाहिए, वाइल्डनेस भी में भी कामनेस होनी चाहिए। वाइल्डनेस में भी शायद ऐसी हो सकती है कि ज़रूरी नहीं मार पीट के वाइल्डनेस हो, वाइल्डनेस किस में भी हो सकती है, नॉर्मल रैंडम किस में हो सकती है, ठीक है, और वाइल्डनेस इंटरकोर्स के टाइम भी हो सकती है, दैट यू जंप हार्डर, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये सारे मोमेंट्स एक नॉर्मल सी चीज़ है कि जो आपकी वाइल्डनेस को दिखाते हैं, ठीक है। अब वाइल्डनेस उसको मत समझो कि जहाँ पर आप बेसिकली हर्ट कर रहे हो किसी को, हर्ट इज़ नॉट अ वाइल्डनेस, ओके, ठीक है, हर्ट करना इट्स नॉट अ वाइल्डनेस। अब यहाँ पर वाइल्डनेस का कंसेप्ट अलग चीज़ों से निकलता है कि वाइल्ड मीन्स मारेगा या कुछ, पर पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने आसपास का ऑरा बना रहे हो और ऑरा में आप पहले ये प्लान करके बना रहे हो कि भैया ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से मत बनो, ठीक है, छोड़ दो, बस आप ये लो कि आज कैसे मजे लेने हैं। क्योंकि सर सेक्स भी ना सर एक मजे वाली चीज़ है कि लाइक आप प्लान करके चलोगे, चलो ठीक है हम थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में प्लान करते हैं, लाइक कॉन्डम लेना, ल्यूब्रिकेशन के बारे में, बट बहुत सारी चीज़ें ना प्लान नहीं करते हो कि लाइक वो एक फ्लो में जितना ज़्यादा बहता रहा है वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। सर बहना प्लान मेरे हिसाब से सिंपल सी चीज़ है, टिल मैरिज आपको प्लान करना ही पड़ेगा इंटरकोर्स, आपको प्रोटेक्शन यूज़ करनी ही पड़ेगी यानी हो, क्योंकि यार STDs है, बिफोर मैरिज आप बहुतों से हुकअप्स कर रहे हो, आपको क्लियर ही नहीं है कि सामने क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। एज ए मेल बॉडी, एज ए फीमेल बॉडी में बात करता हूँ, फीमेल बॉडी भी हो सकती है परेशान आफ्टर बिफोर, या उससे हेपेटाइटिस भी नॉर्मल है आज की डेट में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, नॉर्मल मिल भी जाता है आज की डेट में, ऐसा नहीं है कि उसको रेयर है। HIV आज की डेट में नॉर्मल हो चुकी है, रेयर ऐसा तो है नहीं कि बहुत रेयर मिलता है। तो सिंपल सी बात है, आप उनसे तो बचो कम से कम, अपनी आगे आने वाली फ्यूचर में ये तो ना हो कि आप प्रॉब्लम में हो, फिर उसके बाद आपके जो नेक्स्ट पार्टनर जो भी बनेगा उसके साथ भी ये इशू हो सकता है कि अगर आप HIV आपको पता ही नहीं है, आपने सामने वाले पार्टनर को भी HIV कर दिया, वो तो चीज़ गलत है सर, गलत है ना, क्योंकि वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये, जो हम ध्यान देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो कुछ भी मत हो। एग्जैक्टली। बट सर हमने सर बात करी कामनेस की, है ना, लाइक एक सेक्स काम भी हो सकता है, तो सर आप ऐसा क्या मानते हैं कि बहुत सारे मतलब लोगों के सवाल होते हैं, क्यूरियस होते हैं
कि यार हम तो मतलब लाइक कौन सी परफ्यूम लगाई जाए सेक्स करने से पहले, या फिर एक प्लेलिस्ट बनाना ज़्यादा बढ़िया रहता है? नहीं देखो, प्लेलिस्ट बनाना या कुछ भी ऐसी चीज़ें मैटर कर सकती हैं किसी के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए वो भी नहीं कर सकती। ओके। ठीक है, मेरे हिसाब से प्लेलिस्ट बनाना इट्स अप टू अस, क्योंकि हम किस तरीके का, अब 4 कैंडल जलाकर आप इंटरकोर्स कर रहे हो वो भी सही है, और अगर आप सारी लाइटें बंद करके भी इंटरकोर्स कर रहे हो वो भी सही है। तो यहाँ पर इट्स अप टू अस कि मेरे को किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, मेरे को किस तरीके की जगह पसंद माहौल है, चाहिए। माहौल चाहिए। अब ऐसा है कि अगर आप प्लान कर रहे हो, आपको बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप अंधेरे में कर रहे हो इंटरकोर्स, तो वो भी बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, और कोई होता है कि पूरी लाइटें जलाकर इंटरकोर्स करेगा, वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को किस लेवल पे मेरे को ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, किस चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी इंटरकोर्स को एकदम से ऐसे क्विकली प्लान नहीं करते हो। कामनेस में मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, काम के मोमेंट्स में हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि आप बेड शेयर कर रहे हो, बेड शेयर करते करते आपने सिर्फ कडलिंग करी स्टार्ट, कडलिंग के बाद चीज़ें थोड़ी सी और आगे बढ़ गई, तो एक ये नॉर्मल सिनारियो है। इसमें ना आपने कोई वाइल्डनेस देखी ना कुछ किया, ये मोमेंट्स के होते हैं ओके। कि आपके साथ है। अब अगर आप स्पेशली किसी को बुला रहे हो, ठीक है, स्पेशली सब कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम तो प्लान्ड है ना। तो जब इंटरकोर्स प्लान्ड है तो उस टाइम आप माहौल बना रहे होते हो, और ये जो कामनेस वाली होती है ये सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ होती है कि आप कडलिंग किया, कडलिंग के बाद थोड़ा बहुत फोर प्ले किया, देन यू स्टार्टेड इंटरकोर्सेस। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कामनेस का, कि बेड शेयर करते करते चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ गई। पर सर ये भी तो होता है कि लाइक जितने भी टीनेजर्स हैं या फिर 21-22 साल में प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिलती है, क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो चुके होते हो और आप लगे अरे भाई आज तो सेट है, बट जब आपका जो फर्स्ट राउंड होता है या सेकेंड राउंड में भी आपका जो इजैकुलेशन है वो बहुत प्री कम आ जाता है। देखो, प्री कम इट्स अ डिफरेंट, और प्री मैच्योर इजैकुलेशन इट्स अ डिफरेंट। प्री कम बेसिकली एक लुब्रिकेशन की तरह होता है, वो इवन यूरिनेशन के साथ भी कभी कभी किसी का निकल जाता है। तो प्री कम इट्स अ डिफरेंट, और प्री कम से कुछ मैटर भी नहीं करता, उसको कंट्रोल किया जाता है, वो खुद से भी बॉडी हो जाती है। अगर मैं ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना खा रहा हूँ तो प्री कम थोड़ा ज़्यादा बन भी जाए तो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, हाँ, अगर वो बहुत फ्रीक्वेंटली है, हर यूरिनेशन के बाद जा रहा है और वैसे भी बहुत निकल रहा है, तो वो थोड़ी सिचुएशन पैनिक है, अदरवाइज वैसे नहीं। अब रही प्री मैच्योर इजैकुलेशन। प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है जब आप इंटरकोर्स कर रहे हो, विद इन 1 मिनट या विद इन 1.5 मिनट्स में वो इजैकुलेट हो गया, या फोर प्ले करते करते इजैकुलेट हो गया, या फिर इंटरकोर्स जैसे ही फर्स्ट इंसर्शन हुई उसी में इजैकुलेट हो गया। तो कभी भी ऐसे मूवमेंट्स को होते ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन होते हैं, जहाँ पर आपको फिर जिसे मैं बोलूँ कि एक आपकी एक सेल्फ ईगो या जैसे सेल्फ एस्टीम या आपका खुद का ईगो वहाँ पर हर्ट हो रहा होता है, यार ये तो कुछ हुआ नहीं। देन उसके बाद आप बोले प्रोसीजर में दोबारा जाते हो तो आप डरते हो कि यार ये फिर हो जाएगा, फिर परेशान करेगा। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर बंदा शर्मा भी जाता है, उसको डर भी लगने लग जाता है अपने इंटरकोर्स से। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक नॉर्मल सी चीज़ है, और फर्स्ट इंटरकोर्स में ये नॉर्मल सी स्वाभाविक सी बात है, हो जाता है। तो इससे घबराने और डरने की बात नहीं होती। आप फर्स्ट इंटरकोर्स कितने लंबे टाइम बाद कुछ चीज़ हुई आपके साथ, और वो जो अर्ली हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि आपका ब्रेन इतने टाइम से सोच ही रहा था उस बारे में कि हो जाएगा। इसी नहीं हो जाएगा, नहीं सोचा था, सेक्स के बारे में सोच रहा था, और अभी तक उसको सेक्स नहीं मिला, और जैसे उसको सेक्स मिला उसका जल्दी इजैकुलेट हो गया। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। फर्स्ट इंटरकोर्स कैन बी अ प्री मैच्योर इजैकुलेटेड थिंग, हो सकती है वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन फर्स्ट उसमें आ सकता है। तो उससे घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स करो, उससे उसमें आपको ज़्यादा नहीं बट कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर से। देन उसके बाद फिर स्टार्ट करो थोड़े टाइम बाद, या तो 1 घंटा या 6 घंटे के बाद फिर स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं। बट अगर आप उससे घबरा गए, डर गए, और उसके बाद आपको लगे कि भैया मेरी चीज़ें ख़राब हो रही है या मेरे साथ ऐसा हो गया, तो उस टाइम बिना टेंशन के आप सेकंड राउंड की तरफ बढ़ जाओ। और सर और कौन सी ऐसे स्टेप्स होते हैं कि बंदा फॉलो कर सकता है कि भाई ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन मैं तो नहीं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में कभी आए, तो उसके लिए क्या स्टेप्स बंदा ले सकता है? पहले नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये कॉमन सी चीज़ें हैं। हमारे मतलब एंशिएंट टाइम पे भी ये चीज़ें नॉर्मल थी कि आप लुब्रिकेशन को यूज़ करो। लुब्रिकेशन को यूज़ करने से आपको भी इशू नहीं आएगा, इवन जो एज ए पार्टनर होगा उसको भी ऐसा इशू नहीं आएगा।
तो लुब्रिकेशन को वहाँ पर आप डाल सकते हो। लुब्रिकेशन मार्केट में अवेलेबल भी है, अगर वो नहीं भी है तो सबसे बढ़िया रामबाण इलाज है कि आप सिर्फ एक नारियल का तेल लगाकर लुब्रिकेशन को भी यूज़ कर सकते गोले का जो तेल हो, आता गोले का तेल, है। ओके। तो वो भी कर सकते हो। ठंडा तेल है, ऐसा कुछ करता नहीं है और इशू नहीं है। और अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई भी क्रीम लगा कर भी आप लुब्रिकेशन कर सकते हो। ओके। एज एन आप नीविया की ले लो या बोरोसिल ले लो, कोई भी ले लो। वो तो बोरोलिन तो थोड़ी हार्ड हो जाती है वैसे भी। नीविया की ले लो, नीविया सॉफ्ट ले लो। लुब्रिकेशन तो कोई किसी भी क्रीम से भी ले सकते हो। आजकल सर ऐसा भी आ गया ना, लाइक कुछ पाउडर्स आते हैं, अगर आप अपने पीनेस में उसको लगाओ तो आपका जो पीनेस है उसमें सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा मतलब वो कम हो जाती है। हाँ। देखो मैं सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, सेंसिटिविटी होना अच्छी बात है। ओके। सेंसिटिविटी को कम करना या घटाने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको एक पेशेंट की हिस्ट्री बता देता हूँ। एक बार हमारे पेशेंट आए थे, वो लौंग दालचीनी वालचीनी का तेल लगाते थे पीनेस पे, जिससे उनका इरेक्टाइल ज़्यादातर मेंटेन रहता था और वो उसको लगाते थे और करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी सेंसिटिविटी इतनी कम हो गई, उनको अब पता ही नहीं चलता था होता क्या था, क्योंकि बेसिकली वो हल्की सी बर्निंग सेंसेशन देता था। ठीक है, अब लौंग का तेल और दालचीनी के तेल में ये बर्निंग सेंसेशन देते हैं। वो बर्निंग सेंसेशन से उनकी सेंसिटिविटी इतनी हैम्पर हो गई कि अब वो इंटरकोर्स करते हुए उनका इरेक्टाइल ही नहीं होता, क्योंकि अब माइंड को ये पता चल गया कुछ होना तो है नहीं। तो सेंसिटिविटी होना इट्स अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। उसको अगर हम ऐसे तेल से डेड कर रहे हैं तो वो हमारी दिक्कत है। बट सर तेल नहीं, जो आजकल प्रोडक्ट्स आते हैं, एक रणवीर सिंह ने भी एक बहुत प्रचलित ऐड करी थी, है ना, जॉनी सिंस के साथ। जॉनी सिंस के साथ। तो सर जो वो भी एक ब्रांड था, ठीक है, लाइक अगर आप उसको भी यूज़ करो तो सर वो भी ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो उसको लाइक कभी कभार। देखो मैंने कभी यूज़ किया नहीं, अच्छा। तो इसलिए मेरे को पता नहीं। सिंपल और क्लियर वर्ड्स, अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो आपकी सेंसिटिविटी को कम कर रहा है, मेरे हिसाब से तो वो नहीं होना चाहिए। सेंसिटिविटी को आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आप नॉर्मल सी चीज़ें करो, जैसे कि लुब्रिकेशन नॉर्मल है, ठीक है, उस ना आपको उससे कोई दिक्कत आएगी ना, सेंसिटिविटी इश्यूज होंगे ना कुछ होगा। ड्राई वेजाइना नॉर्मल होती है फीमेल्स में, वो वाली चीज़ें भी सॉर्टेड हो जाती है कि स्टार्टिंग में वो ड्राई नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ड्राई इसलिए भी रहती है क्योंकि जब तक आप फोरप्ले नहीं करते तब तक वहाँ पर थोड़ी सी लुब्रिकेशन खुद से सेल्फ नहीं क्रिएट करती। तो वहाँ पर लुब्रिकेशन आप लगा लोगे तो उनको भी हर्ट नहीं होगा, आपको भी हर्ट नहीं होगा, तो वो वाला मूवमेंट आपका सिक्योर हो जाता है और उसी में ही आपको लगेगा कि आपकी जो ड्राइव है वो लंबी चली गई है। ओके। ठीक है, और सेंसिटिविटी लेना इट्स गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। बट सर हम कभी कभी ये देखते हैं ना कि लाइक मैरिड लाइफ में कि अगर आप लास्ट लॉन्ग नहीं कर पा रहे हो मतलब और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो आपकी मैरिड लाइफ भी ख़राब हो जाती है, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब भी होते हैं आई गेस। नहीं ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ नहीं मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं, बट देखो ऐसा एक हमारी ना एक नॉर्मल सी थ्योरी है। देखो सेक्स मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है और आपके लिए कुछ और अलग हो सकता है। एक फीमेल के लिए भी सेम है, फीमेल के लिए एक सेक्स अलग हो सकता है, हमारे लिए अलग हो सकता है। अब फीमेल के लिए भी ऐसा हो सकता है कि शी वांट्स कि वो डे में 2 या बारी करे, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। और सेम मेल के साथ भी हो सकता है कि वो दिन में बस नहीं भी करे तो कोई इशू नहीं। तो ये जब ये कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, ये जब जो जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है वो वैसी नहीं मिल रही, तो वहाँ पर ये वाले इश्यूज आ जाते हैं, थोड़े बहुत रिलेशन वाले इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर आप कम्युनिकेट करते हो किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग, उनसे बात करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी जो प्लस पॉइंट है उनको फोकस करवाते हो, तो चीज़ें वहाँ पर सॉर्टेड भी होती है। क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि वो बात ही नहीं करते हैं, वो चल रहा है ठीक है, वो चल रहा है ठीक है। अब ऐसे ही सोच के बंदा अगर करता रहता है तो वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। तो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन इट्स अ पार्ट, नॉट इन फाइटिंग मोड। ठीक है, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो नॉट इन फाइटिंग मोड। बट सर फाइट भी तो अच्छी होती है, लाइक कहते हैं कि रिलेशनशिप को चलाने के लिए या फिर अपनी सेक्स लाइफ भी अच्छी करने के लिए आपको सेक्स लाइफ अच्छी करने के लिए फाइटिंग अच्छी अदर वे में होती है। okay. अगर आपकी फाइटिंग के वे में कोई टॉन्ट आपके लिए मारेगा या आपको टॉन्टिव वे में बोलेगा तो आपका जो एक ईगो है, या जैसे मैं बोलूँ कि आपके अंदर की जो मर्दाना वाली वो बात है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ और सफ़र करता है एज ए में। तो अगर आपके ऐसे कुछ रिलेशन इश्यूज हो रहे हैं तो कम्युनिकेट करो। ठीक है, आप बेटर करने के रास्ते ढूंढ सकते हो, बेटर हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो बेटर नहीं होता, बेटर करने के रास्ते ढूंढ सकते हो। और बाकी फर्दर बहुत सारे
डॉक्टर्स हैं उनसे एक बारी गाइडेंस ले सकते हो, बात कर सकते हो इसके बारे में। बट अगर मैं ये बोलूँ कि आप वहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, मेल भी कह रहा है चलो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक, पहला पॉइंट। फीमेल भी कह रही है कि भैया इससे क्या ही बात करूँ, तो ये बात ही नहीं होगी। या अगर कभी बात भी करी तो सीधा यही बोला कि भैया तुम्हारा इससे होता नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्कैटर्ड हो जाता है मेल। जब स्कैटर्ड होता है मेल तो वो परेशान ज़्यादा होता है, फिर जो उसकी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस अभी भी जो निकल रही है वो भी डाउन हो जाती है। ओके, तो सर आपको नहीं लगता कि इसी चीज़ से लाइक, क्योंकि हर कोई अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ फेस करता ही है कभी ना कभी, तो इसी वजह से जो स्वैप आजकल जो नया सिस्टम चल रहा है कि आपकी वाइफ के साथ मैं, मेरी वाइफ के साथ आप, ये जो आजकल ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया है, ठीक है, लाइक ना, और पहले होता था कि बड़े क्लब्स में हैं, ठीक है, लाइक हाई सोसाइटी, बट आज के टाइम पे लाइक Normal हो लोग, गया। हाँ, कि लोग ये चीज़ करते हैं क्योंकि अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, और फिर ये सोचते भी हैं क्या चलो अब मैं अपनी पार्टनर का जब जाऊँगा तो हमारे में वो जो एक्साइटमेंट जो चली गई थी वो वापस आ जाएगी। देखो एक्साइटमेंट जाना है और लाने में ना सिर्फ और सिर्फ हम ही दो कपल्स है, मान के चलो एक कपल में ही एक्साइटमेंट आना और जाना लग रहा था। अब मैं बोलूँ कि पार्टनर स्वैप करने से अगर ये एक्साइटमेंट आती है तो वो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब मेरी साइकोलॉजी किस हिसाब से काम कर रही है या सामने वाले की साइकोलॉजी किस काम से कर रही है, ये हम आइडिया नहीं लगा सकते। देखो ये चीज़ें एक नॉर्मल टाबू है और आज भी टाबू है, कल भी रहेगी। और मैं इसमें ये भी कहूँगा कि ये चीज़ जो एक्शंस हैं वो मेरे हिसाब से अनडाइजेस्टेबल है, क्योंकि आप एक तरीके से आप अपनी एक पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो रिलेशन उनके अच्छे बन जाते हैं, मान के चलो अगर उनको अच्छे रिलेशन मिल जाते हैं या उनको अपनी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा अच्छी महसूस होती है तो फिर आपके रिलेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो कभी भी आप ऐसे मोमेंट्स पे कभी भी एक्साइटमेंट लेने के लिए कभी भी स्वैप वाली चीज़ों को नहीं करेंगे, उससे सबसे बड़ी इश्यूज आप ही के ही रिलेशनशिप में बाद में आएंगे। क्योंकि ऑलरेडी आ रहे होते हैं तो आप स्वैप कर लेते हो, स्वैप करने के बाद और बड़े दिक्कतें आती हैं। तो जहाँ तक है मेरे हिसाब से ये चीज़ें जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो गलत हैं, ठीक है। क्योंकि आप अपनी बेसिकली अपने नेचर और अपने चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो नेचर बदलती है तो फिर वो थप्पड़ मारती है, आपको आगे चले कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। मे बी शायद कुछ और भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी नहीं हो। और एक्चुअली इमोशंस कनेक्ट करने के लिए मैं प्यार से बात करूँगा तो मेरे से होंगे, अगर आप प्यार से बात करोगे तो आपसे भी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इमोशनल अटैचमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि फेस कैसा है, ओके, ठीक है। यू जस्ट नीड टू टॉक, और इमोशनल कनेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मोटा या पतला है या दुबला है। इमोशनल कनेक्शन के लिए कुछ नहीं चाहिए, इमोशनल कनेक्ट सिर्फ होता ही है तो होता ही है हार्ट टू हार्ट। और अगर वो इमोशनल कनेक्ट किसी और के साथ हो जाता है तो आप ही का ही एज ए फैमिली, आप ही के ही फैमिली में इश्यूज ज़्यादा बढ़ते हैं। क्या यही एक कारण है मतलब जो आजकल लोग चीटिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ रहे हैं? देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मैंने उसको कुछ बताया नहीं और मैंने कुछ बताया कर बिना बताए किसी और के साथ कर रहा हूँ। आज की डेट में नॉर्मल है एमएनसीज में, कॉर्पोरेट में, और ये चीज़ नॉर्मल इसलिए भी हो गई है क्योंकि एक्चुअली उनके पास टाइम ही नहीं है अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए, टाइम शॉर्टेज है। अब उनको पास रात को देखना, आज की डेट में एक कपल आया था हमारे पास, अब आज की डेट कह रहा हूँ मैं, वैसे ही पहले एक कपल आया था। कपल जो था एक की डे शिफ्ट है, एक की नाइट शिफ्ट है, मिलते अलग। मैंने उनको यही बोला कि आप अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करो, दोनों कर सकते हो, बट दोनों ही अपने प्रेफरेंसेस को चेंज ही नहीं करना मांग रहे। कह रहे हैं हम, वो जो एज एन मेल है वो कहता है मेरी तो नाइट ड्यूटी होती है, तो मैं तो नाइट ड्यूटी में सही होता है, इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग है, नहीं तो मेरे को डोमेस्टिक में आना पड़ेगा, ये है वो है, और पैसे भी कम होते हैं। वो 100 चीज़ें वहाँ पर उसको मेरे को आंसर करने के लिए उसके पास थे। और मैंने यही बात कर रहे, सेम ऑफिस में आप काम कर लो, नाइट ड्यूटी आप भी कर सकते हो। एज एन फीमेल कहती कि मैंने 2 बारी ट्राई भी किया, बोला भी, बट ये मानते ही नहीं है, ठीक है। तो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो ऐसे मोमेंट्स में ही ज़्यादा बनेंगे। मेरी कोई बॉन्ड ही नहीं है, मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी के साथ, मिलना जुलना ही नहीं है, तो मैं क्या ही करूँगा। अब एक सिंपल सी चीज़ बोलो कि शाम के 1 घंटा या 2 घंटा जो मिलना है
उसको अगर मिलना कहते हो तो क्या ही बात हो रही है, क्या ही सारी चीज़ें हो रही है, बाकी सारी चीज़ें फ़ोन पे हो रही हैं, खाना खा लिया या कुछ कर लिया या कुछ भी कर लो ABC। तो जब आपकी मैरिज हो भी गई है या आप रिलेशनशिप में भी हो, और अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपके एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, तो वो तो रिलेशनशिप वैसे भी नहीं चल सकती, वो वैसे भी वर्क नहीं करेगा। वर्क नहीं करेगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तब स्टार्ट होते हैं। और अगर अदरवाइज साइकोलॉजी, कि मैं सोचता हूँ कि मेरे पास 4 गर्लफ्रेंड हो, वो सर सोच सोच पर है, वो तो कुछ भी सोचो। सोचो 4 गर्लफ्रेंड हो या 2 गर्लफ्रेंड हो, एक नहीं तो दूसरी सही। अगर मेरी ऐसी सोच है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या नॉर्मल वैसे अफेयर होने चालू हो जाते हैं। तो ये इट्स अबाउट साइकोलॉजी कि आप किस में ज़्यादा हैप्पी यूज़ कर रहे हो। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं सबसे ज़्यादा परेशान भी वही होते हैं। किस किस की कब कब कैसे कैसे सुने, किस किस की कब कब की कैसे कैसे सुने। तो सर एक और चीज़ इसमें आती है, लाइक आजकल जैसे कभी कभार बहुत मतलब देखा गया है कि लाइक जो मेरा जो पार्टनर है वो मेरे से 10-15 साल बड़ा है। हाँ, लाइक ठीक है, अगर किसी को लाइक आजकल मॉमीज़ में इंटरेस्ट है या फिर डैडीज़ में इंटरेस्ट है, आजकल सो कॉल्ड कहा जाता है इसीलिए, तो क्या ये सही है? लाइक मतलब मैं अगर किसी 10-15 साल बड़े पार्टनर से सेक्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मतलब बायोलॉजिकली भी सही है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी? देखो बायोलॉजिकली अगर जब तक मैं एक्टिव हूँ एज एन फर्टिलिटी से या किसी भी चीज़ से, तब तक मेरे को क्या इशू। अगर मान के चलो, ऐसा तो है नहीं कि ये आज की डेट में हो रहा है, अगर हम थोड़ा और पीछे चले जाएं, राजा महाराजाओं के टाइम पे चले जाएं, तो भी उनकी जो रानियाँ होती थी कुछ तो बहुत छोटी होती थी, ठीक है ना। और जैसे मिलिंद सोमन की मैरिज हुई है, नॉर्मल है, उनकी जो मैरिज जिनके साथ हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से आज की डेट में 20 के आसपास होंगे, 20 एज के आसपास होंगे। तो उनकी सेक्स लाइफ में क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, मतलब एज इन दे बोथ लुक हैप्पी। तो बेसिकली कोई भी अगर ऐसा रिलेशनशिप में है, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो जूनियर भी हो, चाहे ज़्यादा एज गैप भी हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे। अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी है, रिलेशनशिप अच्छा है, लव अच्छा है, प्यार अच्छा है, फील अच्छी है, तो कुछ फ़र्क नहीं। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप आज की जनरेशन को, ठीक है, क्या 3 टिप्स ऐसी देना चाहोगे कि उनकी जो सेक्स लाइफ है वो और अच्छी हो जाए? देखो टिप्स देना सेक्स लाइफ को अच्छा करना सिर्फ एक ही है, मोमेंट्स। फर्स्ट मोमेंट्स, सेकंड डोंट बी ओवर थिंकर। आप कभी भी सेक्स को ओवर थिंकिंग के साथ कभी मत रिलेट करो, ठीक है। और थर्ड, लुब्रिकेशन को यूज़ करो कि सेक्स लाइफ थोड़ी बेटर चलेगी। लुब्रिकेशन इट्स लाइक कि PME वैसे वाली प्रॉब्लम सॉर्टेड कर देती है। और दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती है, जिसमें मेडिटेशन एक हो गया, ठीक है, और थोड़ा सा आप अपने आप को बूस्ट करने के लिए कि भैया मेरा इरेक्टाइल जो है वो टाइटनेस फील कर रहा है या नहीं कर रहा, तो कीगल एक्सरसाइजेस को इन्वॉल्व करो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि आप ये प्रैक्टिस करने से थोड़े से मेंटली सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें मेरे साथ नॉर्मल चल रही हैं। ओके सर, जैसे हमने बात करी ल्यूब्रिकेशन की, हाँ। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका पीनस इरेक्ट ही नहीं होता है, तो उसमें अगर आप ल्यूब्रिकेशन यूज़ करते हो तभी उसका कोई फ़र्क एज सच कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अगर कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट है या जिसको दिक्कत हो रही है, तो वो कैसे ठीक करी जा सकती है? देखो सिंपल सी बात है, ED के लिए अगर मैं फिजियोलॉजी और साइकोलॉजिकल बोलूँ तो बात है अलग अलग है। साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो उसको एरेक्टाइल हो रहा है, बट एज इन देखा जाए फीमेल पार्टनर के पास जाता है या फीमेल पार्टनर के पास सेक्स करने के लिए उसकी एक वो हुई, अर्ज हुई या कुछ हुआ, बट जब वो कुछ ऐसे मूवमेंट्स देख लेता है तो उसका वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मान लो कि फीमेल बॉडी पे प्यूबर्टी हेयर बहुत ज़्यादा है, तो उसको वो अजीब लग रहा है, ठीक है। इवन जैसे कि नॉर्मल है, आर्मपिट्स में हेयर दिख रहे हैं, ठीक है, फेशियल नीचे लोअर लाइन पे उसको थोड़ी बहुत हेयर दिख रहे हैं, या फिर उसके हेयर वॉश नहीं, उसकी हेयर में से स्मेल आ रही है नॉर्मल हेयर में से। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ में जहाँ पर हम देखते हैं अनहाइजीनिक होने की वजह से मेल को नॉर्मल है, और ये सेम वाइस वर्सा भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है कि भैया उसमें बदबू आ रही है, उसके प्यूबर्टी हेयर चुभ रहे हैं या कुछ हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पर एक ही चीज़ होती है, कम्युनिकेशन, कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं आ रही आप उसके बारे में बात जरूर करो, ठीक है, जिस बारे में
होकर वो ठीक हो सकती है, ठीक है। अब दूसरी साइकोलॉजी होती है कि मान के चलो कि वैसे नॉर्मल सही है, इरेक्टाइल सब कुछ हो रहा है, बट जब हम इंटरकोर्स करने जा रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ जा रहे हैं, तब हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस बारे में कि कैसा होगा, कैसे नहीं होगा, किस तरीके से जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, तब भी हम देखते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हो जाती है। अब तीसरा जो मेजर है वो है फिजियोलॉजिकल, कि वहाँ पर ब्लड का फ्लो जा ही नहीं रहा, ब्लड का फ्लो पेनिस की तरफ बढ़ ही नहीं रहा, जिसकी वजह से वो अपने आप को इरेक्टाइल कर ही नहीं पा रहा, या फिर ब्रेन सिग्नल ढंग से दे ही नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इसमें एक ही चीज़ काम करती है, सबसे पहले एक्सरसाइजेस, ठीक है। दूसरा, हमेशा प्लान्ड मत जाओ, प्लानिंग तभी बनाओ जब आप उस मोमेंट पे हो, ठीक है। और ओवर थिंकिंग कभी मत करो, कभी भी परेशान मत हो अपनी सेक्स लाइफ को देखकर कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मज़े में रहो। जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो ज़्यादा सेक्स को लेकर इंडल्ज रहते हैं या सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो वो पेशेंट्स सबसे जल्दी ईडी के शिकार बनते हैं, ठीक है। क्या सर, अगर कोई बंदा पास्ट में ईडी का पेशेंट है, तो जब वो बेबी की प्लानिंग कर रहा है इन फ्यूचर, तो क्या उसके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं? लाइक इसका कोई रिलेशन है? नहीं, मैं इसका रिलेशन नहीं मानता, क्योंकि ईडी होना इट्स डिफरेंट। दोनों की अगर मैं वैसे भी बात करूं तो हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। ईडी है एक तरीके से पंप करना, जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, मान के चलो आप बाइसेप्स कर्ल्स करते हो, बाइसेप्स कर्ल्स करने के बाद क्या होता है कि आपकी बाइसेप्स क्या करती है, फूल जाती है। सेम प्रोसीजर मान के चलो कि इरेक्टाइल होने का प्रोसीजर यही है। जब वहाँ पर ब्लड का रश बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर तो चलो वीएन एंड टीयर चल रहा है मसल्स का, वहाँ पर अगर वो रश बढ़ेगा तो वो पंप करता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर इसका फॉर्मेट अलग है, पंप करना एक डिफरेंट प्रोसीजर से जा रहा है, और जो हमारी फर्टिलिटी है वो हमारी अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्टिलिटी हमारे टेस्टीज पे डिपेंड करती है, हमारे प्रोस्टेट पे डिपेंड करती है। अगर टेस्टीज हमारे सही से स्पर्म बना रहे हैं तो फर्टिलिटी इश्यूज ज़रूरी नहीं कि ईडी के पेशेंट को मिलेंगे। ओके सर, इसमें एक और बात है कि लाइक जो जिनकी शादी हो चुकी है वो देखते हैं कभी कभार एक हैवीनेस उनको फील होती है लाइक टेस्टीज में, और उनको लगता है ये शायद से यही कारण है कि लाइक इनका बेबी नहीं हो पा रहा है या फिर ऐसा कुछ। देखो, फर्टिलिटीज़ के जो इश्यूज होते हैं फर्टिलिटी के, वो पेन के ऊपर मैटर नहीं करते। पेन होना एक नॉर्मल सी चीज़ है कि वो किसी चीज़ को इंडिकेट जरूर कर रहा है, इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट कर रहा है, साथ साथ वो ये हो सकता है कि कोई और अदर प्रॉब्लम से इंडिकेट कर रहा हो, मे बी स्पर्मेटोसील हो या स्पर्मेटिकॉर्ड में कोई इन्फ्लेमेशन आ गई हो तो भी पेन हो सकता है, एपिडेमाइटिस हो, एपिडाइमल लेयर पे कोई इन्फ्लेमेशन आ गई हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या कोई इंजरी हुई हो, इवन बैंक करते हुए कुछ इंजरी हो गई हो, टेस्टीज हैंग ज़्यादा कर रहे थे तो उसकी वजह से इंजरी हो गई हो, या फिर सबसे बड़ा मेजर जो वेरिकोसील है वो भी इश्यूज हो सकता है। वेरिकोसील अगर सर एक मतलब लाइक किसी को पता नहीं है वेरिकोसील होता क्या है, तो कम शब्दों में मतलब क्या हो सकता है वेरिकोसील? जैसे कि हाइड्रोसील में पानी भरता है और वेरिकोसील में आपकी जो नसें हैं वो फूल जाती है। ओके, तो मतलब जब नसें फूल जाती हैं तो उसको वेरिकोसील कहते हैं? उसको वेरिकोसील कहते हैं। जो वेन्स के वी से वेरिकोसील, वी से वेन्स, वेन्स में आपके एग्जिट करने वाले जो ब्लड का फ्लो है, अगर वहाँ पर कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है उसको वेरिकोसील बोल देते हैं। ओके, तो सर और ये भी देखा गया है लाइक जो टीनेजर्स होते हैं कभी कभार क्या होता है कि लाइक कभी पेन हो रहा है तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं कि लाइक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अरे क्या ही हो जाएगा, ठीक है, बट क्या वो आगे चल के कोई दिक्कत दे सकता है? देखो, एग्जैक्टली देखा जाए तो पेन हो रहा है तो इंडिकेशन तो कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा है। ओके, ठीक है। अगर आपका कोई सा भी बॉडी का पार्ट पेन कर रहा है और वो बार बार कर रहा है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो वो दिक्कत देगा। अब वो दिक्कत किस लेवल का दे वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर वो दिक्कत या कहाँ पर वो ज़्यादा परेशान करने वाली पोजीशन पे है। अब जैसे वेरिकोसील है, अब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको पेन होता ही नहीं है वेरिकोसील में, पर उनकी फर्टिलिटी इश्यूज़ बहुत होते हैं, और जहाँ पर हम देखते हैं कि पेन है पर वहाँ पर फर्टिलिटी इश्यूज़ ऐसे हमें दिखाई देने को नहीं मिल रहे होते। जैसे कि अब एपिडेमाइटिस है, नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है एपिडाइमल लेयर पे, तो वहाँ पर कभी कभार हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट बिल्कुल नीली हो गए, ठीक है, और कभी कभार ऐसे लगता है कि थोड़े बहुत आ रहे हैं और कभी कभार कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो इट डिपेंड्स कि क्या हो रहा है, किस पे हो रहा है, बट अगर कुछ पेन हो रहा है तो उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि पेन को कब तक आप
फॉर ग्रांटेड ले लोगे, कितनी बारी आप पेन किलर खा लोगे, कभी ना कभी तो उसका राइट कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा तरीका कि उसको किस तरीके से ठीक किया जाए जो बार बार आ रही है चीज़ें। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसमें मैं कहता हूँ, अब जैसे अब आप टीनेज की बात करते हो, टीनेज में नॉर्मल होता है कि हमें वेरिकोसिल नहीं देखने को मिलता, बट टीनेज में हमने ये भी देखा है जो बहुत ज़्यादा अपना जो टाइम स्पेन है फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा देते हैं, जिम हो गया, रनिंग हो जिम गई, में एकदम से जिम ज्वाइन कर लिया कि भैया 15 साल के हो गए, क्लास में हंक बनना है और वो जिम ज्वाइन कर लिया। तो उनमें देखा है हमने पेशेंट्स में, ऐसे पेशेंट में जो बहुत अर्ली 18-19 में भी वेरिकोसिल के पेशेंट कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं वहाँ पर उन जगह पे सिक्योर करना चाहता हूँ कि आप इस बारे में ज़रूर पढ़ो। मैं नहीं कहता कि आप मेरी सुनो, एक बार गूगल पे जाकर जरूर पढ़ो वेरिकोसिल क्या है, हाइड्रोसिल क्या है, एपिडेमाइटिस क्या है, या एपिडाइमल लेयर पे होता क्या है। तो थोड़ा बहुत खुद को पता होना चाहिए शरीर के बारे में। तो सर जैसे हमने बात करी कॉल टू एक्शन के बारे में, एजुकेट योरसेल्फ के बारे में, ऐसे और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? लाइक अगर कोई एक बंदा है जो अभी इनफर्टाइल नहीं है, या फिर वो अभी बेबी की प्लानिंग नहीं कर रहा है, बट वो आगे करेगा, उसकी शादी होगी, बट वो उससे पहले ही इनफर्टाइल होने से पहले बच सकता है। इनफर्टिलिटी आने से पहले आपको कुछ नहीं करना होता, ओके। कुछ भी नहीं करना, आप बस अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो। दूसरा, आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा इंडल्ज करो, नॉट अ लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आप नॉर्मल वॉक करो, ब्रिस्ट वॉक करो, रनिंग करो, कुछ भी करो, बट छोटे छोटा करो, करना जरूरी है। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपको बेसिकली ब्लड के पंप करती है फुल ओवर बॉडी में। तो अगर आपका वो चीज़ें, सारी चीज़ें, सर्कुलेशन अच्छी चल रही है, ब्लड का फ्लो अच्छा चल रहा है, तो सारी चीज़ें नॉर्मल है। दूसरा, डाइट में कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। डाइट जैसे कि मैं 5 सप्लीमेंट बहुत मेजर कहता हूँ हमारी फर्टिलिटी इश्यूज़ है। विटामिन डी, विटामिन B12, सेलेनियम, जिंक और इसके साथ प्रोटीन। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको मैं बोलता हूँ कि रिक्वायरमेंट है हमारे स्पर्म को बनने के लिए भी। और जैसे हमारे स्पर्म होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं बेसिकली, तो प्रोटीन जो है वो हमें प्रोटीन इंटेक करने से ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रोटीन इंटेक ही नहीं कर रहा तो मेरे स्पर्म की क्वांटिटी भी कम हो सकती है ना, तो क्वालिटी भी बिगड़ सकती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को प्रोटीन तो मिल नहीं रहा शरीर को, तो वो करेगा क्या। तो इसीलिए कहता हूँ कि आपकी जो डाइट है वो मेजर है। स्ट्रेस लेवल आपका कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस लेवल इतना हाई लेकर चल रहे हो तो वो परेशान करेगा। सर हमने बात करी प्रोटीन की, तो क्या प्रोटीन का पाउडर लेना भी सही रहता है? मेरे हिसाब से प्रोटीन का पाउडर लेना ही क्यों है। प्रोटीन का पाउडर तब ले दो जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी हो कि जहाँ पर आप प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहे हो बट आपकी बॉडी उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही। अगर मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बात बोलूँ तो एक एथलीट रनिंग करता है तो क्या प्रोटीन पाउडर थोड़ी ना खाता है? मतलब पर जिम जाने के लिए कहते हैं, जिम जाने के लिए वो प्रोटीन पाउडर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको भी पता है जब तक वो आपको प्रोटीन पाउडर नहीं रिकमेंड करेगा तब तक आपकी फिजिक और उसके पैसा दोनों ही नहीं बनेगा। फिजिक और उसका पैसा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि चल भाई तू प्रोटीन खा, तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? ट्रू सर, ट्रू। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन एक नॉर्मल। अच्छा एक चीज़ बताओ, दारा सिंह के टाइम में प्रोटीन के पाउडर मिलते थे क्या? नहीं, कुछ नहीं था। फिजिक थी ना, थोड़ी सी सही, आजकल की तरह नहीं, कटिंग वाली नहीं, बट फिजिक स्ट्रॉन्ग थे ना, बट थी ना उस टाइम में भी। अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ समझाऊं कि अगर आप कटिंग निकाल सकते हो, अगर आप नॉर्मल सी आप मान के चलो कोई एक बहुत मजदूर आदमी है जिसका काम ऊपर से नीचे ले जाने वाला है, ईंटे उठाने वाला, तो उसकी फिजिक नहीं होती, उसके भी 4-6 एब्स दिख रहे होते हैं, चेस्ट वगैरह उसी के होते हैं। उसको बस खाना ढंग से नहीं मिल रहा ना। अगर खाना ढंग से मिल जाए तो उसकी फिजिक के सामने आपकी फिजिक कुछ नहीं है। उसने तो पूरा 12 घंटे में से तकरीबन 6 घंटे वही काम करना है, आपने तो सिर्फ जिम में जाकर 1 से 1.5 घंटा काम करना है, 1-2 घंटे बस मैक्स से मैक्स, इससे ज़्यादा तो काम करोगे नहीं। तो जिम में आप 2 घंटे के लिए आप प्रोटीन ले लेना स्टार्ट कर देते हो, अदरवाइज़ आप मील से पूरा करो। ऐसा तो है नहीं कि हमारे मील में नहीं है, दालें भर भर के प्रोटीन से भरी हुई होती हैं, मील से लो। अदरवाइज़ अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो फ़िश खा लो। मैं ये तो मना नहीं कर रहा कि आप नॉन वेज मत खाओ, मैं तो ये भी कह रहा हूँ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फ़िश वगैरह इंटेक कर लो, ईजी टू डाइजेस्ट है। फ़िश से आपको एनर्जी भी पूरी मिल जाती है, विटामिन D, B12 भी पूरा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप डाल सकते हो, मतलब नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके डाइट के ऊपर काम कर सकते हो। और सर ये सब खाने से क्या हमारे टेस्टोस्टेरोन भी एकदम बूस्ट कर सकते हैं? देखो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने के ना 2 तरीके। ओके। एक तरीका जो है हमारा साइकोलॉजिकल,
अगर मैं सोचता बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स सेक्स वगैरह ये सारी चीज़ों के बारे में हूँ, तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी वैसे एक्ट करना स्टार्ट करती है। जैसा मैं सोचूंगा वैसा मेरी बॉडी एक्ट करने पे ध्यान देगी। इसलिए जो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं सेक्स के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऐसा वैसा, उनमें मोस्ट ऑफ द एक्ने की प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि वो बेसिकली बॉडी उसकी सिक्रेशन को बढ़ा देती है। सिक्रीशन मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रेशन को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देती है। तब भी हम ये देखते हैं कि एक्ने के इश्यूज हो गए हैं या कुछ ये हेयर जाने वाली प्रॉब्लम, बाल्डनेस आने की प्रॉब्लम, ये कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। और अगर मैं इसके बारे में नॉर्मली सोच रहा हूँ, प्लान नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, जब आएगा ठीक है, बाकी मस्ती में हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम पीरियड मिल जाता है तब सोच लिया कभी यार सेक्स के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पर बोला जो एज अ पर्सन होगा वो बिल्कुल बढ़िया सा निकलेगा। उसको कभी इशू भी नहीं आएगा, कभी ईडी और ये सारी चीज़ों को लेकर, फर्टिलिटी इशूज को लेकर। पर सर आजकल जैसे लाइक अभी तो अक्टूबर चल रहा है, बट नवंबर आने वाला है ना? नो नट नवंबर कहते हैं हम। तो कहते हैं कि यार नो नट नवंबर अगर आपने सक्सेसफुली कर लिया तो मतलब उसके साइंटिफिकली भी प्रूवन है, ऐसा कहते हैं कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। देखो सिंपल सी बात समझना, मेरे हिसाब से आपका कोई भी बाउंड्रीज किसी भी पर्सन को जिसे मैं बोलूँ कि काबू नहीं कर सकती। अब आपको वो एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, जैसे नो नट्स नवंबर निकाला उन्होंने, क्यों निकाला, कोई रीज़न है? नहीं। क्या साइंटिफिक रीज़न? मेरे हिसाब से तो कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होना चाहिए। अब क्या, एक चीज़ बताओ, आपको बाउंड्रीज में डाला जा रहा है, आपको खोलने नहीं दिया जा रहा, ठीक है, तो फिर आपकी जो इनर अर्ज है वो कैसे आप चीज़ों को सॉर्टेड करोगे? अब सिंपल सी बात समझो कि मैं ये एक आपका पॉडकास्ट करूँगा, मैं आपको इसमें बंद कर देता हूँ, ठीक है, मतलब इस यहीं पे बंद कर देता हूँ। आपको जो खाना है, जो करना है, सब कुछ कर सकते हैं इस पर, बट आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, आपके कंट्रोल ले आओगे, 1 ले आओगे, 2 दिन ले आओगे, 3 दिन ले आओगे, बट उसके बाद आपका कंट्रोल छूटेगा, और जब वो कंट्रोल छूटेगा तो सबसे पहले इम्पैक्ट कहाँ डालेगा? आपके शरीर पे, है ना, इम्पैक्ट डालेगा ना। तो वही चीज़ है कि आप ऐसी चीज़ें मत करो जिससे आपको बॉडी में इम्पैक्ट पड़े। अब जैसे 9 नवंबर है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 15 दिन में एक बार मास्टरबेशन करने से कुछ होता ही, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा, बट आपको 15 दिन में एक मास्टरबेशन करने में कुछ जा थोड़े ना रहा है, बट आप यू फील ग्रेट, यू फील ग्रेट। तो वो क्या कर रहा है? स्ट्रेस लेवल कम कर रहा है, आपको एक लाइफ में एक अलग सी एनर्जी दे रहा है आपको, और वो एनर्जी अच्छी एनर्जी, ऐसी नहीं है कि वो बेकार एनर्जी पे बात करूँगा, आपको एनर्जी दे रहा है, तो यू फील ग्रेट। और अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो फिर वो करने की ज़रूरत या कुछ नहीं है। ऐसे तो दुनिया बीमार होती है, तो उस टाइम कोई इंटरकोर्स के बारे में थोड़ी ना सोचता, बेड पे ही लेटा होता है ना। तो 9 नवंबर तब क्या नहीं, वो स्पेशली उस 9 नवंबर को करेगा कि नो मास्टरबेशन नवंबर, नो नट्स नवंबर। बट सर आपको नहीं लगता कि अगर कोई बंदा लाइक महीने में मास्टरबेट नहीं कर रहा है, ठीक है, महीने भर, तो एक फोकस लेवल होता है काम के प्रति, है ना, ये सब चीज़ें बढ़ देखो मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, कंट्रोल के लिए, कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं कंट्रोल लाने के लिए होती हैं। जैसे हम फास्ट करते हैं, दैट मीन्स कि हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। मेरे हिसाब से कंट्रोल आप किस तरीके से कर सकते हो? मेरे हिसाब से कंट्रोल आप मत हो, ठीक है, आप, क्योंकि आपका एक ह्यूमन की फितरत ही नहीं है कंट्रोल की। अगर कंट्रोल की फितरत होती तो कभी भी हम इवॉल्व ही नहीं हुए होते, समझ गए? ट्रू। एक इवॉल्व ही नहीं हुए होता है कि हम पहले बंदर थे, बंदर से हम इंसान में कन्वर्ट हुए, तो हमारी इवॉल्यूशन हुई नहीं होती अगर कंट्रोल होता तो, ठीक है। अगर मैं फास्ट करता हूँ वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि मैं फास्ट रख रहा हूँ अपने किसी के लिए भी, जैसे वो मेरे लिए कोई भी भगवान जिसको मैं पूज रहा हूँ मैं उसके लिए फास्ट रख रहा हूँ, बट मैं उसके लिए कंट्रोल कर रहा हूँ या मैं अपने लिए कंट्रोल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको दिखा सकूँ कि मैं कितना प्यार करता हूँ, ठीक है। और दूसरा उसका साइंटिफिक रीज़न ये निकल आता है कि जब आप अपने आप को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो या अपने आप को फोकस करना चालू करते हो किसी भी दिनों में, तो वो आपको लॉन्ग रन के लिए बेटरमेंट देता है। जैसे कि आपकी एनर्जी, आप अपनी पूरी बॉडी को अलग तरीके से देखते हो। जैसे अपने नवरात्र चल रहे हैं, नॉर्मल है, नवरात्रों में आप अन्न नहीं खाते हो बेसिकली, ठीक है, और सी सॉल्ट ही खाते हो, नॉर्मल आप सॉल्ट खाते हो, बट आज के डेट में आप उसको रोकने का एक ही रीज़न है अन्न ना खाने का, क्योंकि यहाँ पर सीज़न चेंज है, सीजनल चेंज है।
जब सीज़न चेंज होता है तो हमें कॉम्प्लिकेशंस मिलती ही मिलती हैं। आपके गला ख़राब क्या, आपका जुकाम क्या, आपको बहुत अलग अलग तरीके की कॉम्प्लिकेशंस इस मौसम में मिल जाएंगी जब भी सीज़न चेंज होगा, चाहे वो स्प्रिंग का सीज़न हो चाहे वो ऑटम का सीज़न हो। ये ऑटम आ रहा है, ऑटम में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये आपके फास्टिंग आ जाती है नवरात्रों की, ये उसके बेसिकली है। वैसे देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में 4 है नवरात्रों के, हम 2 मनाते हैं वैसे मेजरली, वैसे 4 है। जब भी सीज़न चेंज होगा तो वो 4 नवरात्रे आते हैं पूरे साल भर में। एक तो दशहरे के टाइम पर आता है, ये आ गया, एक आपका होली के बाद आता है, ठीक है, बट उसके बीच में भी 2 आते हैं जिसको हम ये कहते हैं कि हम उनको ऊपर इतना फोकस नहीं करते, बट बेसिकली साल के 4 नवरात्र हैं जिसमें हमें हर सीज़न चेंज में कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है कि जब आप कंट्रोल करते हो तो आप बीमारियों से बच जाते हो, ठीक है। बट ये 9 नवंबर वाला हिसाब किताब मेरे को समझ नहीं आता क्योंकि आप यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप फोकस उसके साथ भी तो रह सकते हो। ऐसा थोड़ा है कि आप फोकस उसके बिना कर रहे हो। और सेक्स इट्स नॉट लाइक कि आप उसके लिए कभी कंट्रोल करो मतलब कंट्रोल करो वहाँ पर करो जहाँ पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना फीमेल के आप ये सोचो कि मैं ज़बरदस्ती करूँ, कंट्रोल वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। कंट्रोल वहाँ पर रिक्वायरमेंट है जहाँ पर आपका बिना कंसेंट के कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हो, वो वहाँ पर कंट्रोल करो। अपने बॉडी पे कंट्रोल करना है तो फोकस होकर कुछ करो, रादर देन मैं बोलूँ कि आप कुछ ना करो। तो सर जैसे हम देखते हैं कि अगर हम बॉडी पे कंट्रोल कर रहे हैं तो उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं साथ साथ। क्या नाइटफॉल एक साइड इफ़ेक्ट है? नहीं, मैं नहीं कहता कि नाइटफॉल कोई साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि नाइटफॉल एक नॉर्मल सी चीज़ है। कंट्रोल लाओगे कुछ टाइम में वो आपकी साइकिल को बढ़ा देगा। अगर 15 दिन की साइकिल में आपको नाइटफॉल हो रहा है, अगर आप धीरे धीरे कंट्रोल लाओगे तो वो नाइटफॉल की जो वो है साइकिल को बढ़ा देगा। अब उसमें कंट्रोल यही नहीं है कि आप कंट्रोल अपने आप को मास्टरबेशन फ्री कर रहे हो या सारी चीज़ों से सेक्स ही नहीं करोगे, ये कंट्रोल नहीं है। अच्छा। कंट्रोल मीन्स कि आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल ला रहे हो एक्सरसाइज के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, आप उससे कंट्रोल करो ना। आप फोकस करना है तो आप सुबह के टाइम से और सिर्फ रोज़ के, आप कहते हो सिर्फ 1 महीना निकालते हो, मैं कहता हूँ आप सिर्फ रोज़ के 15 से 20 मिनट दे दो, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को जानने के लिए कि आप आए क्यों और किस लिए आए। देखो किसी ना किसी का अपना एक अलग मोटिव है आने का इस दुनिया में। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। अगर सबको अपना अपना काम पता चल जाता है तो वो काम में उसमें लग जाता है। अगर वो काम की कड़ी से हटेगा तो कुछ ना कुछ कहीं और दिक्कत में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए सब कुछ लिखा हुआ होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो शायद वो काम जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो सर क्या नाइटफॉल एक एक नेचुरल चीज़ है? नाइटफॉल एक नेचुरल चीज़ है। अगर आप नहीं भी करते हो तब भी इजैकुलेट तो होना ही है, क्योंकि डेड स्पर्म तो बनने ही बनने हैं। डेड स्पर्म अगर बनेंगे तो वो इजैकुलेट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी कॉर्ड नहीं है कि उसको वो इकट्ठा करके रख सके। उसको एनी हाउ करके जब वो फिल होगा तो उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो सर जैसे हमने बात करी कि नाइटफॉल होना अच्छी चीज़ है, आपको महीने में आ जाता है। बट अगर कोई बंदा नो नट नवंबर फॉलो कर रहा है, या फिर चलो नो नट नवंबर भी नहीं, 30 से 40 दिन तक मास्टरबेट नहीं करता है और तब भी उसको नाइटफॉल नहीं हो, क्या ये नॉर्मल चीज़ है? नॉर्मल है। देखो सिंपल सी बात समझना, नॉर्मल हमारे को अगर आप इतना टाइम होल्ड करते हो तो हमको वेट ड्रीम्स आएंगे। वेट ड्रीम्स आना एक नॉर्मल चीज़ है। वो इसलिए आएंगे क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो कुछ ना कुछ टाइम में कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए सोचने का, ठीक है। रात को सपने हो गए या नॉर्मल सी चीज़ हो गई, अगर वो कुछ ओवर ही फील्ड हो रहा है तो ओवर थिंक करके वो एनी आउ करके इजैकुलेट होगा। अगर बाई चांस वो नहीं भी हो रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और आपकी जो सोचने का तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट है, आप फोकस जो है वो बिल्कुल अलग है, आप सोचते ही नहीं हो वेट ड्रीम्स के बारे में, या आपके पास कोई ऐसा लिंक ही नहीं है जिसके बारे में आप सोचो, तो वो चीज़ें नॉर्मल भी चलेगी। ऐसा नहीं कि आपको नाइटफॉल आएगा ही आएगा। तो उसको हवा नहीं बना के रखना। हाँ, हवा नहीं बना के। हाँ। तो सर आज ना मज़ा आ गया मुझे, तो ऑन अ जेन्युइन नोट आपसे पूछा तो कैसा लगा आपको आज? मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि आपके साथ बात करने में मेरे को भी मज़ा आता है, क्योंकि एक बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल जनरल क्वेरीज़ के ऊपर आंसर किया जाता है। वैसे तो कमेंट्स मेरे को आते हैं
और हर एक कमेंट को ऐसे नहीं आंसर किया जाएगा ना कि ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये एज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन में बातें पता भी चल जाती हैं व्यूअर को, और थोड़ा सा उसको आइडिया लग जाता है कि हम कैसे बचना है, कैसे रहना है, किस तरीके से करना है, और लड़की पटानी है तो कैसे पटानी है ये भी बता देते हैं। इसके लिए हम अलग से एक बुक बनाएंगे या टिप देंगे। देखो बुक मेरे हिसाब से नहीं होती, इंडिविजुअल की एक अपनी एक सोच होती है, तो किस तरीके से किस मोड़ पे उसने टर्न लेना है वो उसके पास होता है। या जैसे हर किताब अलग होती है वैसे ही हर एक पर्सनालिटी भी अलग होती है। सर ये बात इंसान शादी के बाद ही बोल पाता है, मुझे जहाँ तक लगता है। नहीं, उससे पहले भी बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? जरूरी तो है ना, शादी जरूरी है। शादी एक मेरे हिसाब से मैरिज जो होती है वो कंपलसरी नहीं है। मैरिज एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आप करते हो तो इट्स अप टू यू, क्योंकि आप उस टाइम खुद से चाह रहे हो कि राइट नाउ आई एम अ रिस्पॉन्सिबल गाय आफ्टर मैरिज। उससे पहले तो आप कुछ भी करो यार, जिंदा तो सभी रहते हैं, जिंदगी गुलजार है। मैं वही तो कहता हूँ, जिंदा तो सभी रहते हैं। मैरिज के बाद आप लड़के देखो दुनिया से। थैंक यू सो मच सर आज आने के लिए, हमारे साथ बैठने के लिए। कन्वर्सेशन बहुत लंबी चलेगी बट मज़ा बड़ा आया, बढ़िया, ऑन अ जेन्युइन नोट। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बस आपका वक्त हमें मिले। तब तक के लिए सर थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। और ऑडियंस को भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, कुछ नई चीज़ सीखी हो तो उसको फॉलो करो यार। और फॉलो कैसे करना है? आपको लाल कलर का बटन दबाना है और कर देना है हमें सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे हमारी जो भी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक आ जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, कमेंट करो, या फिर अगर आपको कुछ अच्छा जानना हो तो बताओ, अपना फीडबैक दो, ताकि हम जब भी कोई नेक्स्ट पॉडकास्ट लेकर आए, नई वीडियो बनाएं, तो हम उस पर भी आगे बात कर सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।